नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। स्वागत है आपका वकालत की दुनिया में। दोस्तों, आज मैं दीवानी प्रक्रिया संहिता की जो छोटी लेकिन मोटी बात लेकर आया हूं, उसे आदेश 6 और नियम 17 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आदेश 6 और नियम 17 क्या है। तो मित्रों, इसकी सबसे पहले हम इसके पृष्ठभूमि में जाते हैं कि आखिर ये आदेश 6 और नियम 17 की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये प्रावधान है क्या। तो साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि जब किसी व्यक्ति के पद, पैसे में अचल संपत्ति भी शामिल होती है, तो जब किसी व्यक्ति के पद, पैसे और प्रतिष्ठा से संबंधित उसके किसी अधिकार, हित और हक का उल्लंघन, वायलेशन किसी अन्य व्यक्ति, राज्य, फर्म या कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो उस उल्लंघन के फलस्वरूप उस व्यक्ति को कुछ क्षति पहुंचती है और उस क्षति की पूर्ति करने हेतु वो व्यक्ति आदरणीय दीवानी न्यायालय की शरण में जाता है और आदरणीय दीवानी न्यायालय की शरण में वो एक वाद पत्र प्रस्तुत करते हुए जाता है। तो मित्रों, में यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर सामान्य शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति जिसके पद, पैसे और प्रतिष्ठा से संबंधित किसी अधिकार, हक या हित का किसी अन्य व्यक्ति या किसी राज्य या किसी फर्म या कंपनी के द्वारा वायलेशन कर लिया जाता है, उल्लंघन किया जाता है या उसके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किया जाता है जिससे उसको क्षति पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में उस पीड़ित व्यक्ति के पास एकमात्र रिलीफ पाने का जो साधन होता है वो आदरणीय दीवानी न्यायालय होता है। तो आदरणीय दीवानी न्यायालय में वो व्यक्ति एक वाद पत्र प्रस्तुत करके जो भी अनुतोष यानी कि जो भी रिलीफ चाहता है उसकी मांग करता है प्रार्थना के रूप में आदरणीय न्यायालय से। अब देखिए, आप सभी लोगों को, चाहे वो कनिष्ठ अधिवक्ता हो या वरिष्ठ अधिवक्ता हो, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तो उन्हें विशेष रूप से इस बात की जानकारी होगी, और जो कनिष्ठ अधिवक्ता हैं जो अभी ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं उनको भी इस विषय के संदर्भ में जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि वाद में हम सभी तथ्यों को सम्मिलित करते हैं, उनको उद्धृत करते हैं जिनका हमारे विषय वस्तु से संबंध होता है। परंतु वाद के अंत में जहां से प्रार्थना शुरू होती है, जहां पे हम प्रेयर क्लॉज जिसे कहते हैं, उसके ऊपर की कुछ 4 जो पैराग्राफ्स होते हैं वो लॉ से संबंधित होते हैं, यानी विधि से संबंधित होते हैं। जैसे एक पैराग्राफ होता है ये कि ये प्रस्तुत वाद लिमिटेशन एक्ट के द्वारा वर्जित नहीं है, निर्धारित समय के अंतर्गत फाइल किया गया है। ये तो एक पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ लॉ का होता है कि जिस न्यायालय में इस वाद को प्रस्तुत किया गया है उस न्यायालय को इस वाद को सुनने का पूरा अधिकार है। यह न्यायालय के ज्यूरिडिक्शन से संबंधित हो गया। तीसरा लॉ पॉइंट क्या होता है कि वाद का मूल्यांकन हमने सही किया है और वाद के मूल्यांकन के अनुसार हमने कोर्ट फी भर दी है। यह तीसरा हो गया, यानी कि न्यायालय शुल्क से संबंधित लॉ पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या होता है कि हमने, यानी कि वादी ने, पीड़ित पक्षकार ने इस विषय वस्तु से संबंधित प्रस्तुत वाद के अलावा किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी वाद किसी अन्य न्यायालय में फाइल या दाखिल नहीं किया है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एक और पॉइंट होता है जो ये कहता है कि पीड़ित पक्षकार अपने उन अधिकारों को सुरक्षित रखता है जिसके अंतर्गत वो प्रस्तुत वाद के किसी भी पैराग्राफ में संशोधन कर सके, एडिशन या अल्टरेशन कर सके विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। याद है ना आपको, अमेंडमेंट का भी एक क्लॉज होता है। अब प्रश्न यह आता है कि यह अमेंडमेंट का क्लॉज क्यों होता है। दोस्तों,
कोई भी वाद जो होता है, पीड़ित पक्षकार एक मनुष्य होता है और मानव त्रुटियां करता है, गलतियां करता है। जब वो किसी एक अधिवक्ता के संपर्क में आता है तो वो अपने सारे तथ्यों को अधिवक्ता को बताता है, उनके सामने नरेट करता है और उसके द्वारा बताए गए तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर अधिवक्ता एक वाद पत्र की ड्राफ्टिंग करता है, वाद पत्र तैयार करता है। अब हो सकता है कि उस वाद पत्र में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और सुसंगत तथ्य नहीं शामिल किए गए हैं जिनका शामिल किया जाना आवश्यक था। अब चूंकि वाद पत्र तैयार हो गया और उसे हमने न्याय पटल पर प्रेषित कर दिया। न्याय पटल पर प्रेषित करने के पश्चात हमें इस बात का ध्यान आया कि अरे कुछ तथ्य ऐसे थे जिनको हमें वाद पत्र के अंतर्गत शामिल करना था और न्याय पटल पर प्रेषित करना था, परंतु किन्हीं कारणवश हम उसे नहीं कर पाए। तो ये त्रुटि होती है, मानवीय त्रुटि यानी कि मिस्टेक। अब इस त्रुटि को दूर करने के लिए हमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है और इसी संशोधन के राइट को सुरक्षित हम रखते हैं अपने वाद पत्र में उस क्लॉज को डालकर। अब यहां पे देखिए, ये दो बात होगी कि हमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी, यानी कि अगर एक वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा तो वाद पत्र प्रस्तुत करने वाला वादी कहलाता है, ठीक है। अब वादी जिन व्यक्तियों के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध या किसी फर्म या कंपनी के विरुद्ध वाद न्याय पटल पर प्रेषित करता है उनको हम प्रतिवादी कहते हैं, यानी कि डिफेंडेंट कहते हैं। अब प्रतिवादी को भी अगर एक मान लीजिए, एक उदाहरण ले लीजिए कि मैंने रमेश के विरुद्ध एक वाद पत्र न्याय पटल पर प्रेषित किया, ठीक है। तो वाद पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उसकी सारी विधिक कार्यवाही पूरी करने के पश्चात माननीय अदालत सम्मन इशू करती है, ठीक है। सम्मन का निर्गमन किया जाता है किनके विरुद्ध? प्रतिवादियों के विरुद्ध। तो प्रतिवादी को अदालत आदरणीय न्यायालय द्वारा नियत तारीख पर नियत समय पर उपस्थित होने के लिए आह्वान पत्र यानी कि सम्मन इशू किया जाता है। तो सम्मन मिलने की तिथि से 30 दिन के अंदर प्रतिवादी को अपना जवाब दाखिल करना होता है, जिसे हम लिखित कथन या रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। रिटन स्टेटमेंट को आदेश 8 नियम 1 के अंतर्गत दाखिल किया जाता है। दोस्तों, दीवानी प्रक्रिया संहिता का आदेश 8 और नियम 1 लिखित कथन के बारे में बताता है। खैर, यहाँ पे अब हम आ जाते हैं कि संशोधन, मानवीय त्रुटि वादी के द्वारा भी हो सकती है और प्रतिवादी के द्वारा भी हो सकती है। तो दोनों अपनी त्रुटियों को कैसे दूर कर सकते हैं? तो उसका माध्यम आता है संशोधन के जरिए, अमेंडमेंट के जरिए। अब अमेंडमेंट किस नियम या किस आदेश के अनुसार किया जा सकता है? तो उसका प्रावधान दिया गया है दीवानी प्रक्रिया संहिता का आदेश 6 और नियम 17। आदेश 6 नियम 17 यह कहता है कि अभिवचनों में संशोधन, यानी कि न्यायालय को अगर ये न्यायोचित लगता है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत किए गए अर्जी के अनुसार वाद में संबंधित संशोधन करना आवश्यक है या प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत की गई अर्जी के अनुसार उसके लिखित कथन में संशोधन करना आवश्यक है और न्याय संगत है, तो वो इस संशोधन की अनुमति दे सकता है। यहां पे एक परंतु भी है, प्रोवाइडेड भी है। याद रखिए, नियम क्या कहता है? अभिवचनों में संशोधन। तो ये अभिवचन शब्द को आपको याद रखना है, क्योंकि अभिवचन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। पहले हम ये देख लेते हैं। तो आदेश 6 नियम 17 क्या कहता है कि अभिवचनों में संशोधन, यानी कि न्यायालय के पास ये शक्ति होती है कि यदि वादी के द्वारा या प्रतिवादी के द्वारा अर्जी दाखिल करके संशोधन करने की अनुमति मांगी गई है और वो न्याय संगत है,
माननीय अदालत उनको संशोधन करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। और ये अनुमति वाद के किसी भी स्तर पे यानी किसी भी स्टेज पर प्रदान की जा सकती है। उदाहरण के लिए इसमें एक परंतु जोड़ा गया है, प्रोवाइडेड ट्रायल, यानी कि जब जो साक्षीदार होते हैं वादी की तरफ से या प्रतिवादी की तरफ से, साक्षीदारों का मुख्य परीक्षण या क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन ट्रायल के दौरान हो रहा हो और उस दौरान यदि कोई पक्षकार उसमें संशोधन करने की अर्जी दाखिल करता है, ऐसी स्थिति में अदालत, माननीय न्यायालय तभी उस अर्जी को अनुमति प्रदान करेगा जब उसे लगेगा कि इस अर्जी से ये अर्जी पूरी तरह से न्याय संगत है, इसमें जो संशोधन करने की मांग की गई है उससे न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ेगा, किसी भी पक्षकार के प्रति अन्याय नहीं होगा और इससे जो वाद की विषय वस्तु है उसकी प्रकृति पर भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब अदालत ट्रायल के दौरान भी संशोधन करने की अनुमति प्रदान कर सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं अभिवचन पे। अभिवचन क्या होता है? आदेश 6 नियम 17 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है अभिवचनों में संशोधन के लिए, यानी कि जो अभिवचन है उसी में संशोधन हो सकता है। अब अभिवचन क्या है? क्या वादी के द्वारा न्याय पटल पर प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज अभिवचन होते हैं या प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज वचन होंगे लिखित कथन के साथ, या वादी के द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज वाद के साथ और प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज लिखित कथन के साथ, इन सब को मिला के अभिवचन बनाया जा सकता है या अभिवचन की परिभाषा में ये सब शामिल होते हैं। मित्रों, यहां पर विशेष ध्यान देने की बात आती है क्योंकि अभिवचन को आदेश 6 नियम 1 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और एक लाइन में सिर्फ कहा गया है कि अभिवचन में वाद पत्र और लिखित कथन सम्मिलित होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्लीडिंग्स ऑर्डर 6 रूल 1 के अनुसार प्लीडिंग केवल प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट होता है, यानी वादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद पत्र और प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया लिखित कथन, यही दोनों मिलकर अभिवचन का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि संशोधन करने की अनुमति आदेश 6 और नियम 17 के अनुसार केवल वाद पत्र और लिखित कथन में ही दी जा सकती है आदरणीय न्यायालय के द्वारा। यदि आप चाहें कि अंतरिम अनुतोष यानी कि इंटरिम रिलीफ या एड इंटरिम रिलीफ या इंजंक्शन ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, ऑर्डर 39 रूल 1 या 2 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन, जो अर्जी हम न्याय पटल पर प्रेषित करते हैं वाद पत्र के साथ कि हमको त्वरित अनुतोष प्रदान किया जाए यानी कि अर्जेंट रिलीफ दिया जाए, वो एप्लीकेशन अभिवचन में शामिल नहीं होता। इसलिए ऑर्डर 6 रूल 17 के अनुसार हम केवल प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में ही अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी एप्लीकेशन, रिप्लाई, रिजोइंडर, एग्जामिनेशन इन चीफ, है ना, एफिडेविट इन एग्जामिनेशन इन चीफ या एफिडेविट इन रिप्लाई, एफिडेविट इन रिजोइंडर, इस तरह के किसी भी प्रकार के अन्य दस्तावेजों में जो ड्राफ्ट किए गए हैं और एक प्रोसीडिंग का हिस्सा है, उसमें ऑर्डर 6 रूल 17 के अनुसार अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अमेंडमेंट केवल और केवल प्लेंट और लिखित कथन में ही किया जा सकता है ऑर्डर 6 रूल 17 आदेश 6 नियम 17 के अनुसार। तो यहां भी ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अभिवचन में क्या क्या सम्मिलित होता है, क्योंकि हमेशा अभिवचन को परिभाषा न जानने के कारण हम
ये संशोधन करने की जो अर्जी होती है वो किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन में हम न्याय पटल पर प्रेषित कर देते हैं आदेश और आदरणीय न्यायालय से अनुमति मांगते हैं कि इस अर्जी में हमें संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाए आदेश 6 नियम 17 के अनुसार, जो कि पूर्णतः गलत है। क्योंकि आदेश 6 नियम 17 स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भी संशोधन किए जाएंगे वो केवल अभिवचन में किए जाएंगे, यानी वाद पत्र, वादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद पत्र और प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया लिखित कथन, वाद पत्र और लिखित कथन। इसके अलावा किसी भी अर्जी के में आदेश 6 और नियम 17 के प्रावधान के अनुसार संशोधन करने की अनुमति नहीं होती है। अब अंतिम बिंदु हम देखते हैं कि आखिर संशोधन करने की अनुमति कब प्राप्त होगी। तो दोस्तों, संशोधन करने की अनुमति तभी न्यायालय अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदान करेगा जब उसे यह प्रतीत होगा कि संशोधन करना न्यायोचित है, संशोधन करना सुसंगत है, संशोधन करने से वाद की प्रकृति और उसके विषय वस्तु की प्रकृति पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है और इस संशोधन से किसी भी पक्षकार को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है, यानी कि उनके साथ अन्याय नहीं होता है। और संशोधन करने की अनुमति देने का अंतिम जो कारण होता है वो कि न्याय को दिया जा सके, यानी कि न्याय यथोचित रूप से प्रदान किया जा सके दोनों पक्षकारों को। तो मित्रों, इस प्रकार हमने देखा कि आदेश 6 नियम 17 किस प्रकार से आदरणीय न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है कि वो वादी को या प्रतिवादी को उनके द्वारा प्रस्तुत की गई अर्जी पे लिखित कथन या वाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति मांगने पर उन्हें अनुमति प्रदान कर सके, यदि वो मांग, वो प्रार्थना, संशोधन करने की प्रार्थना न्याय संगत है, सुसंगत है न्यायालय की दृष्टि में। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत अभिवचनों में संशोधन करने के प्रावधान के ऊपर चर्चा परिचर्चा की। अगले वीडियो में हम दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के बारे में जरूर चर्चा परिचर्चा करेंगे, जिसे हम रेस जुडिकेटा कहते हैं। हिंदी में इसे प्रांग न्याय या पूर्व न्याय कहते हैं और इसके बारे में बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं। परंतु आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दीवानी प्रक्रिया संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम की छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर हमेशा गौर फरमाते रहिए, चर्चा परिचर्चा करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।